अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई होप आप खैर आफियत से होंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल बहुत शुक्रिया उन लोगों का जिन्होंने मुझे पर्सनली रीच आउट करके बताया कि उनका एडमिशन हो गया, स्कॉलरशिप लग गई और वीज़ा प्रोसेस के लिए वो अप्लाई कर रहे हैं जस्ट बाय फॉलोइंग माय वीडियोस। तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा क्योंकि अगर आपको याद हो पिछले साल फ्रांस के ऊपर कोई कंटेंट अवेलेबल नहीं था और लोगों को पता नहीं था कि किस तरह अप्लाई करना है। तो आई वाज़ द फर्स्ट वन टू इंट्रोड्यूस कि भाई फ्रांस किस तरह अप्लाई करते हैं और सारी जो टिप्स एंड ट्रिक्स हैं वो आपके साथ डिटेल से शेयर की। क्योंकि ये प्रोसेस तकरीबन 7-8 महीने का प्रोसेस था, तो अब जाके लोगों को एडमिशन हो रहे हैं और अब जाके मुझे रिज़ल्ट्स पता लग रहे हैं। तो काफ़ी दिली खुशी हो रही है कि जो एफ़र्ट डाली थी उसका एक मुस्बत जो रिज़ल्ट्स हैं वो अब हमें मिल रहे हैं। इसके साथ-साथ थोड़ी-सी डिसअपॉइंटमेंट हुई क्योंकि काफ़ी लोगों के जो एडमिशन इवन दो उनकी प्रोफ़ाइल काफ़ी अच्छी थी, तो उनके एडमिशन नहीं हो पाए और उनकी जो रिज़ल्ट्स हैं वो बिलो एक्सपेक्टेशंस आए। तो इसके हिसाब से कुछ वजूहात हैं जो कि मैं आज आपके साथ शेयर कर रहा हूँगा और साथ-साथ मैं ये भी बता रहा हूँगा कि इन लोगों का जिनका एडमिशन नहीं हुआ, इनका वे फॉरवर्ड क्या है? इनको क्या स्ट्रैटेजी अपनानी चाहिए? इनको अपनी प्रोफ़ाइल किस तरह इम्प्रूव करनी चाहिए? जिसकी बेसिस पर उनका एडमिशन हो सके फ्रांस में। क्योंकि फ्रांस में जो मेन मसला है, वो एडमिशन का मसला है। फ्रांस में मेन मसला वीज़ा रेशियो का नहीं है। आपने देखा भी होगा इर्द-गिर्द, अगर आपकी जो है प्रोफ़ाइल ठीक है, आपकी जो डॉक्यूमेंटेशंस हैं वो सही हैं, तो फ्रांस में वीज़ा रिजेक्शन का कोई इतना ख़ास मसला नहीं है, अनलेस आपका इंस्टीट्यूशन आरएनसीपी से सर्टिफ़ाइड ना हो और आपकी बाकी जो दीगर मसलहात हैं, जो मैंने अपनी पिछली वीडियोज़ में बताई हुई हैं, टिप्स बताई हुई हैं कि क्यों वीज़ा का इश्यू बन जाता है। तो अगर वो कोई मसला नहीं है, तो फ्रांस आपका वीज़ा रिजेक्ट नहीं करता। सो वीज़ा रेशियो का मसला नहीं है, मसला जो है वो एडमिशन का है। सो एडमिशन जो है मेन फ़ोकल पॉइंट होना चाहिए इस पूरे प्रोसेस में। तो आज की वीडियो में मैं उन लोगों को वे फॉरवर्ड बता रहा हूँगा जिनका एडमिशन नहीं हुआ इस इनटेक में और वो अगले साल दोबारा अप्लाई करेंगे। तो मैं उनको बताऊँगा कि किस तरह आपने क्या स्ट्रैटेजी अपनानी है और आपने किस तरह अपनी प्रोफ़ाइल को इम्प्रूव करना है, क्या-क्या मज़ीद आपको करना चाहिए जिसकी वज़ह से आप अपना एडमिशन जो है वो सिक्योर कर सकें। तो चलें अगर आप बात करें इस वीडियो के टॉपिक के ऊपर, सबसे पहले हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि क्या मसला बना कि काफ़ी लोगों के एडमिशन नहीं हुए, स्पेसिफ़िकली उन लोगों के जिन्होंने एतुदिए फ्रांस के थ्रू अप्लाई किया था, क्या ऐसे मसले-हाथ बने? क्योंकि इवन दो शायद उनकी प्रोफ़ाइल काफ़ी अच्छी थी और वो डिज़र्व करते थे एडमिशन, क्या ऐसा मसला बना जिसकी वज़ह से वो एडमिशन हासिल नहीं कर सके? तो इसकी 2-3 वजूहात हैं जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँगा। फ़र्स्ट ऑफ ऑल ये वजह है, जैसे कि ऑब्वियसली आपको पता है कि काफ़ी ज़्यादा कॉम्पिटिशन बढ़ गया। जब अगर बात की जाए 2023 से पहले तक, ठीक है, आपको दे पता किसी को पता भी नहीं था फ्रांस के बारे में और इवन दो लोगों की प्रोफाइल जिनकी सीजीपीए जो थे वो अराउंड 2.5 2.6 थे, आपने देखा होगा कि उनके एडमिशन ईज़िली हो जाते थे। और ये सिर्फ़ मैं अपने एक्सपीरियंस के बेस पे नहीं बता रहा, आप अपने इर्द-गिर्द पूछ भी सकते हैं। काफ़ी लोगों के जो एडमिशन स्कॉलरशिप्स थी वो 2.6 जीपीए पे भी लगी थी, अराउंड 2023 तक, 2024 के स्टार्ट तक। बट अनफॉर्चुनेटली मसला ये हुआ कि लास्ट ईयर जब इटली और जर्मनी के इश्यूज़ बढ़ गए और काफ़ी लोगों को जो है वो डायरेक्शन मिली फ्रांस की तरफ अप्लाई करने के लिए, उसमें मेरा भी थोड़ा किरदार था क्योंकि मैंने लोगों को कहा कि चलो भई फ्रांस की तरफ चलो। इवन दो कि एक अच्छी मार्केट है, इसमें कोई मसला नहीं है कि फ्रांस में कोई मसला है, नहीं, बट क्योंकि लोगों का रुझान इस तरफ इतना आया है, इतने ज़्यादा लोगों ने अप्लाई किया और हर कोई फिर तलाश भी पब्लिक यूनिवर्सिटी कर रहा था क्योंकि मैंने बताया हुआ था कि यार पब्लिक यूनिवर्सिटी में अगर आप अप्लाई नहीं करते, आप प्राइवेट में आते हो तो मसला ये बनेगा कि आप यहाँ पे पैसे कमा नहीं सकोगे जिसकी वज़ह से आप अपनी फीस अफ़ोर्ड नहीं कर सकोगे। तो पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ को टारगेट करने का मैंने बोला था और सारे लोगों ने वही किया, सारी पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ को ही टारगेट किया, तो वो कॉम्पिटिशन इतना बढ़ गया कि वो एडमिशन नहीं हो पाया क्योंकि आपको मालूम होना चाहिए कि हर प्रोग्राम में यहाँ पर आपकी पॉलिसी होती है कि हर प्रोग्राम में एक कंट्री से 2-3 इंटरनेशनल स्टूडेंट्स ही लेते हैं, ठीक है? यानी अगर पाकिस्तान से उठा रहे हैं, तो वो एक प्रोग्राम में 2-3 बच्चे ही पाकिस्तान से रखेंगे, इससे ज़्यादा वो नहीं रखेंगे। तो अब इतने जब लोगों ने अप्लाई किया और ऑब्वियसली आपको पता है कि हमारे साइंसेज़ के लोग होते हैं मोस्टली, ठीक है? कोई आपको नेचुरल साइंस का मिल जाएगा, कोई इंजीनियरिंग का बच्चा मिल जाएगा। तो जब वो सारे साइंसेज़ के प्रोग्राम में अप्लाई करेंगे, तो वो कितने लोग एडमिशन हासिल कर सकते हैं? हज़ारों लोगों का सबों यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना और वो एडमिशन ऑब्वियसली कुछ दसियों या बीसियों बच्चों को ही मिलेगा, हज़ारों लोगों को तो मिल नहीं सकता। क्योंकि कुछ ही फेमस यूनिवर्सिटीज़ थी और मैंने आपको यही कह रहा था कि फेमस यूनिवर्सिटीज़ को टारगेट ना करें क्योंकि आपके जो चांसेज़ हैं वो काफ़ी कम हो जाएँगे। तो जिन्होंने इस सजेशन को माना, उन्होंने एडमिशन ले लिया और जिन्होंने इस सजेशन को नहीं माना, तो अनफॉर्चुनेटली उनका एडमिशन नहीं हुआ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे बड़ी वजह जो थी वो थी कॉम्पिटिशन।
कॉम्पिटिशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया था पाकिस्तानियों की तरफ से फ्रांस में अप्लाई करने के लिए, सिंपल एज़ दैट। दूसरी चीज़ ये है कि पाकिस्तानियों का बिहेवियर, अनफॉर्च्युनेटली ये चीज़ इटली में भी थी, ये चीज़ जर्मनी में भी थी और अब ये फ्रांस में भी आ रही है। और वो ये चीज़ है कि बहुत से बच्चों का एडमिशन जो हुआ यूनिवर्सिटीज़ में, मसला ये आया कि पिछले सालों में बहुत से बच्चे पाकिस्तानी स्पेसिफिकली ड्रॉप आउट हो जाते हैं। मतलब कि जिसकी मैं इसके खिलाफ किया हूँ, मैंने अपनी वीडियो में बताया कि यार आप अगर ड्रॉप आउट होते हैं, बीच में एजुकेशन को छोड़ते हैं, ये सिर्फ़ आप अपने ऊपर ज़ुल्म नहीं कर रहे, ये बल्कि आप उन तमाम पाकिस्तानियों के ऊपर ज़ुल्म कर रहे हैं, जो कि आपके बाद आना चाहते हैं, जो कि एक्चुअली पढ़ना चाहते हैं। मसला ये हुआ कि बहुत से पहले बच्चे, अगर इस साल की नहीं, क्योंकि इस साल तो इफ़ेक्ट हम देख रहे हैं, पिछले सालों के बच्चे जो फ्रांस आते थे, क्योंकि बहुत से बच्चे स्पेसिफ़िकली प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस में आए हैं पिछले सालों में। और उसमें ये मसला हुआ कि बहुत से बच्चे बीच में एजुकेशन को कंटिन्यू नहीं रखते और वो बीच में ड्रॉप आउट हो जाते हैं। और मसला यही सबसे बड़ा आया कि बहुत सी यूनिवर्सिटीज़ का नेगेटिव परसेप्शन बन गया पाकिस्तानीज़ के रिलेटेड। इंडियंस इस मामले में काफ़ी अच्छे हैं, उनका ये रुझान नहीं होता कि पढ़ाई छोड़ के हमने कुछ और करना है, सिर्फ़ ये पाकिस्तानियों का इश्यू है। और इसी वजह से बहुत सी यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो थोड़ी-सी डिटर कर रही थी इस दफ़ा एडमिशन देने के लिए बहुत ज़्यादा पाकिस्तानीज़ को। वो सिर्फ़ उन्हीं बच्चों को दे रहे थे जो कि एकेडमिकली बहुत ज़्यादा अच्छे थे, जिनका कन्फर्म था कि भई ये बच्चे ड्रॉप आउट नहीं होंगे और ये एकेडेमिया को नहीं छोड़ेंगे और जिनके फाइनेंसेस थोड़े-से बेहतर थे। ठीक है? यानी जिन्होंने फ़ीस पे कर दी थी और इस तरह की चीज़ें जो कि स्कॉलरशिप के ऊपर रिलाई नहीं कर रहे थे। तो बहुत से इस तरह के मसले भी आ रहे हैं और ये इफ़ेक्ट्स हम देखते रहेंगे आने वाले सालों में भी। अनफॉर्चुनेटली ये तब तक होता रहेगा जब तक हम एज़ अ कम्युनिटी, एज़ अ पाकिस्तानी स्टूडेंट्स हम जनरली अपना परसेप्शन चेंज नहीं करते और यहाँ पे हम अपनी रेपुटेशन को ख़राब नहीं करते। हम जहाँ पे भी जाते हैं हम अपनी रेपुटेशन को ख़राब कर देते हैं। हम इटली में गए, हमने वहाँ पे ये काम किए और आपको पता है कि वीज़ाज़ का क्या इश्यू बना। हम जर्मनी में गए, अब आपको पता है कि जर्मनी में क्या इश्यू बन रहा है। हर जगह हम जहाँ पे जाते हैं, वहाँ पे हम कुछ न कुछ इस तरह की चीज़ें करते हैं, जिसकी वजह से मार्केट जो है वो बंद हो जाती है। जनरली फ्रांस का टू बी ऑनेस्ट काफ़ी ये जो है अकोमोडेट करते रहे हैं, पास्ट में भी और अभी भी कर रहे हैं। लेकिन आई डोंट नो कि ये कितना टाइम तक कंटिन्यू रहेगा, कितने टाइम तक फ्रांस का वीज़ा प्रोसेस और ये जो वीज़ा अप्रूवल रेशियोज़ और ये सारी चीज़ें इतनी बेहतर रहेंगी। तो आने वाले दिनों में और आने वाले सालों में हम ये इस चीज़ का कुछ जायज़ा ले सकेंगे। और ये बेस्ड ऑन जो पाकिस्तानी इस साल आएँगे या अगले साल आएँगे, तो उसकी बेसिस पर ही ये चीज़ हम देख रहे होंगे। शायद आपके माइंड में ये चीज़ें हों या ना हों, ये चीज़ें भी आजकल हम देख रहे हैं कि बहुत सी यूनिवर्सिटीज़ थ्रेट करती हैं बच्चों को कि भई हम आपको जो है पुलिस को हम आपकी शिकायत कर देंगे और आपका हम वीज़ा कैंसल करवा देंगे अगर आप ड्रॉप आउट होते हैं। क्योंकि ये प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ जहाँ पर वो आपको एडमिशन देते हैं, तो यहाँ पे केसेज़ हो रहे हैं जहाँ पे बच्चे ड्रॉप आउट होने की कोशिश करते हैं, तो यूनिवर्सिटीज़ इस तरह की अब बातें भी करने लग गई हैं क्योंकि एक लिमिट होती है बर्दाश्त की और जब बच्चे नॉन सीरियस होते हैं तो ये यूनिवर्सिटीज़ के लिए भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमैटिक होता है क्योंकि हर साल अगर आप 100 बच्चा लेते हैं, 100 में से अगर 50 बच्चा जो है वो छोड़ के चला जाए, तो भई आप अपना रेवेन्यू किस तरह जनरेट करेंगे? क्योंकि प्राइवेट का तो यही सीन है। पब्लिक में भी यही है कि पब्लिक में वो आपको इससे फाइनेंशियली तो नहीं देख रहे होते क्योंकि वो फीस जो है वो काफ़ी कम है, लेकिन वो इनकी एकेडमिक रेपुटेशन होती है, जब बच्चे ड्रॉप आउट होते हैं, तो वो आगे उनके जो गोल्स होते हैं एकेडमिकली वो अचीव नहीं कर पाते एज़ अ यूनिवर्सिटी। सो ये भी काफ़ी इश्यूज़ हैं। सो ये तो होते रहेंगे, इसके ऊपर आपका कंट्रोल नहीं है। आप यही कर सकते हैं कि एज़ अ गुड शहरी पाकिस्तान की अच्छी रेपुटेशन भी बनाएँ जब आप फ्रांस आएँ, तो वो तो आपका वक़्त ही बताएगा। तो चलिए अगर आप बात करते हैं जिनका एडमिशन नहीं हो पाया और वो नेक्स्ट ईयर दोबारा अप्लाई करना चाहते हैं, तो वो क्या कर सकते हैं जिससे उनकी एडमिशन के जो चांसेज़ हैं नेक्स्ट ईयर वो इम्प्रूव हो सकें? तो अगर सबसे पहली बात की जाए तो वो है प्रोफ़ाइल इम्प्रूव करने की। क्योंकि देखें, इस साल तो आपका एडमिशन नहीं हुआ, तो इसका मतलब है कि आपकी प्रोफ़ाइल में कोई इश्यू है या फिर आप जो है प्रोफ़ाइल आपकी लैग कर रही है एज़ कम्पेयर टू योर अदर कॉलीग्स। तो अगर आप इसी प्रोफ़ाइल के साथ नेक्स्ट ईयर भी अप्लाई करेंगे, तो अनफॉर्चुनेटली आपका एडमिशन नहीं हो पाएगा। तो आपको प्रोफ़ाइल के ऊपर डेफ़िनिटली काम करना है। अभी आपके पास 6 से 7 महीने हैं, जिसके अंदर आप काम कर सकते हैं और अपनी प्रोफ़ाइल को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो प्रोफ़ाइल में तो आपकी कुछ ही चीज़ें हैं, जो कि इतनी ज़्यादा नहीं है। मिसाल के तौर पे आपका लैंग्वेज टेस्ट आ गया, जीपीए तो आप इम्प्रूव नहीं कर सकते। वो तो जो आपने हासिल कर लिया वही है। इसके अलावा आपका लैंग्वेज टेस्ट आ गया, उसके अलावा आपके एक्सपीरियंसेस आ गए, इंटर्नशिप्स आ गई, रिसर्च वर्क आ गया। तो ये जो चीज़ें हैं कुछ जो आप कोर्सेज़ आ गए जो कि आप ले सकते हैं। तो यही कुछ चीज़ें हैं जिसके ऊपर आपको मेनली होती हैं और इसको आप इम्प्रूव कर सकते हैं और ये सारी चीज़ें वो आप किसी भी एक्सपीरियंसेस के थ्रू हासिल कर सकते हैं। बट आपको माइंड में रखना है कि ये आपकी फ़ील्ड के हिसाब से वैरी करता है। मिसाल के तौर पे अगर आप
नेचुरल साइंस से बिलॉन्ग करते हैं, तो रिसर्च वर्क आपके लिए ज़्यादा अहमियत का हामिल है एज़ कम्पेयर टू जस्ट टेकिंग कोर्सेज़, ठीक है? अगर आप लेट्स से कोई सोशल साइंस से बिलॉन्ग करते हैं, तो आपका सोशल एक्सपेरिमेंट बेस्ड इंटर्नशिप बहुत इम्पोर्टेंट है एज़ कम्पेयर टू डूइंग सम अदर सॉर्ट ऑफ वर्क। सो ये बड़ी मैटर करती है कि आपकी फ़ील्ड क्या है और आप किस हिसाब से क्या टारगेट करना चाहते हैं, तो उस हिसाब से आप अपनी एक्सपीरियंसेस को बेहतर करें। अब इसमें एक मसला है कि काफ़ी लोगों को ये इश्यू आता है कि उनको पता नहीं होता कि उनको क्या करना चाहिए। तो इसमें मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ इन केस यू वांट अ कंसल्टेशन कि आपकी प्रोफ़ाइल में आप किस तरह अपनी प्रोफ़ाइल को इम्प्रूव कर सकते हैं बेस्ड ऑन व्हाट यू वांट टू अचीव। यू कैन बुक अ कंसल्टेशन कॉल विथ मी, ठीक है? वन ऑन वन यहाँ पे आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल भी जाएगा। तो आप जो है उस पे जाके अपने लिए सेशन बुक कर सकते हैं एंड वी कैन डिस्कस योर प्रोफ़ाइल और मैं आपको टिप दे सकता हूँ कि किस तरह आप अपनी प्रोफ़ाइल को इम्प्रूव करके एडमिशन हासिल करने के लिए कोशिश कर सकते हैं और आपके चांसेस बढ़ सकते हैं। सो यू कैन रीच आउट टू मी। अब दूसरी चीज़ जो आती है वो आती है स्ट्रैटेजी अप्लाई करने की। कि लास्ट टाइम मैंने आपको काफ़ी लोगों को बताया था क्योंकि इंडिविजुअल यूनिवर्सिटीज़ के ऊपर जब आप अप्लाई कर रहे थे तो उनमें एप्लीकेशन फ़ी भी होती थी। तो मैंने आपको एक टिप दी थी, मैंने कहा था आप उन यूनिवर्सिटीज़ को टारगेट करें जो कि ईईएफ पे लिस्टेड है और इसमें कोई पैरेलल प्रोसीजर नहीं है और आपको कोई एडिशनल फ़ीस नहीं पे करनी। और मैंने साथ-साथ आपको बताया भी था कि अगर काफ़ी लोग अप्लाई करेंगे तो देखिएगा इसका कॉम्पिटिशन बढ़ जाएगा और शायद आपके चांसेस भी लो हो जाएँ। तो बहुत से लोगों ने तो उसी तरह उसको टिप को आज़माया और अप्लाई किया, बट अनफॉर्च्यूनेटली उनके एडमिशन नहीं हो पाए क्योंकि काफ़ी लोगों ने वही सेम थिंग की। तो इस दफ़ा मैं आपको ये कहूँगा कि यार डू नॉट ओनली रिलाई ऑन ईईएफ यूनिवर्सिटीज़, ऑल्सो रिलाई ऑन यूनिवर्सिटीज़ जहाँ पे डायरेक्ट एडमिशन होते हैं। जहाँ पे ईईएफ से कोई ताल्लुक नहीं है, आपको डायरेक्ट एडमिशन करना पड़ता है और फिर वापस आते हो आप ईईएफ के ऊपर अपना लेटर जो है एक्सेप्टेंस लेटर अपलोड करते हो। क्योंकि इस दफ़ा मैंने देखा है कि बहुत से लोग जिनका डायरेक्ट उन्होंने अप्लाई किया था, उनका एडमिशन हुआ है। उनकी क्योंकि वहाँ पे कॉम्पिटिशन कम था और वहाँ पे उनके एडमिशन हुए हैं, वहाँ पे रेशो एडमिशन की बेहतर थी एज़ कम्पेयर टू जो कि रेशो थी ईईएफ पे। तो ये चीज़ आपने माइंड में रखनी है और नेक्स्ट टाइम जब इसके ऊपर अप्लाई कर रहे हो तो डायरेक्ट एडमिशन यूनिवर्सिटीज़ को भी टारगेट कीजिएगा, नॉट ओनली रिलाई ऑन ईईएफ। थोड़े-से आपने पैसे लगेंगे कि बट इट विल बी वर्थ इट कि आप के चांसेस इम्प्रूव हो सके। सो ये वो टिप्स थी जो कि मैं इम्पोर्टेंट है, इसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो प्रोफ़ाइल को इम्प्रूव करना है क्योंकि आपके पास अभी टाइम है, आप इसको इम्प्रूव कर सकते हैं। सो दिस इज़ ऑल आई हैड टू शेयर विथ यू विथ टुडे। आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी वीडियो। इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा कि मैं आपके साथ मज़ीद वीडियोज़ बनाता रहूँ ओवर द टाइम और कंसिस्टेंट रहूँ ताकि मैं आपकी मज़ीद हेल्प कर सकूँ। सो इंशाल्लाह मेरी मुलाकात होगी आपके साथ दोबारा किसी नई वीडियो में। तब तक अपना ख़्याल रखिए। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़ एंड हैव अ नाइस डे।